आ गई तुम राधा। आओ बैठो। तुम घर पर नहीं थी तो मैंने सोचा कि खाने के लिए नाश्ता बना देता हूँ। ए जी, पानी लाने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है मुझे। पहाड़ी चढ़ना कोई आसान बात है क्या? एक मटके के पानी में तो कुछ भी नहीं हो पाता। दिन में 4 चक्कर लग जाते हैं मेरे। पैरों में मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मैं जानता हूँ भाग्यवान, मैं जल्दी ही कुछ करूँगा। लेकिन आप क्या करेंगे? इतने सालों से तो यही सुनते आ रही हूँ। आपके पिताजी ने पहाड़ी वाली झोपड़ी आपके नाम की और अपने लाडले बड़े बेटे के नाम पर गांव की हवेली। भला ये कैसा न्याय हुआ? राधा, इसमें भी पिताजी मेरा कुछ भला ही चाहते होंगे। जल्दी थोड़े पैसे हाथ लगेंगे तो गांव में एक घर ले लूंगा। तुम ये सब छोड़ो, चलो नाश्ता कर लो। किशन और राधा पहाड़ी पर कच्चे घर में रहा करते थे। वो पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी थी। और किशन का बड़ा भाई राजेश अपनी पत्नी ट्विंकल के साथ गांव की हवेली में रहता था। बड़े ठाठ थे उन दोनों के। हाँ भाई ट्विंकल, अरे मैंने तुम्हें रखने के लिए कुछ पैसे दिए थे, जरा लेकर आना, मुंशी जी को देना है। अभी लाती हूँ। ट्विंकल पैसे लेकर आई। पैसे गिनने के बाद राजेश बोला, अरे मैंने तो तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे भाई, लेकिन ये तो सिर्फ 20,000 ही है। जी, वो बाकी के 20,000 तो मुझसे खर्च हो गए। बगल वाली शारदा है ना, बहुत जला रही थी मुझे। उसका पति उसके लिए बनारसी साड़ी जो खरीद कर लाया है। अब मेरा पति तो मेरे लिए कुछ खरीद कर लाता नहीं, तो मुझे खुद ही अपने शौक पूरे करने पड़े। है? क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाता भाई? तुम जिनके पैसों पर ऐश करती हो वो पैसे मेरे ही हैं, समझी? और 30,000 रुपए की भला कौन सी बनारसी साड़ी आती है, बताओ? 30,000 की साड़ी नहीं, साड़ी तो मैंने सिर्फ 10,000 की खरीदी थी। उसके बाद उसकी मैचिंग की चप्पल, बैग, मेकअप वो भी तो खरीदना पड़ा ना। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हम किसी दिन रोड पर आ जाएंगे, बता रहा हूँ। पता नहीं अगर पिताजी ने मुझे वो पहाड़ी वाली झोपड़पट्टी दी होती तो न जाने तुम कैसे रहती। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो आपके उस मनहूस भाई के नाम हुई है ना। बहुत मेहनत लगी थी तुम्हारे पिता से उन कागजों पर साइन करवाने में। बहुत सारी साजिश की थी मैंने, तब जाकर तुम्हारा वो महान छोटा भाई तुम्हारे पिता की नजरों में बुरा बना। उसे वहाँ भेजने में भी मेरा हाथ था, ये मत भूलो। वरना मेरा जो होता सो होता। उससे पहले तो ये हवेली तुम्हारे भाई के नाम होती और वो पहाड़ी वाला कच्चा घर आपके नाम होता। अरे अब ये कोई वक्त नहीं है ये सारी बातें करने का, समझी? जा रहा हूँ मैं काम के लिए, देरी हो रही है मुझे। राजेश अपने काम के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई किशन वो रोजाना पहाड़ी से नीचे उतरकर गांव के अंदर मजदूरी किया करता था। राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। अच्छा, संभाल कर जाइएगा, बारिश के संकेत है। मिट्टी फिसलने वाली हो जाती है गीली होने के बाद। आराम से आना। किशन अपने काम पर निकल पड़ा। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। आसमान इतना काला है, लगता नहीं है कि आज बारिश रुक पाएगी। अपनी मेहनत मजदूरी करके किशन भीगता हुआ घर लौट रहा था। अरे राम, इस बारिश में तो पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। ये छोटे छोटे सकरे रास्ते पानी में भर जाते हैं और ये मिट्टी, ओहो। इतने में ही किशन का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। उसे बहुत चोट लगी थी। अरे 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 मर गया रे।
जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मोमबत्ती के उजाले में उस कच्चे घर के अंदर से पानी बाहर निकाल रही थी। आप आ गए, देखिए ना, लाइट भी चली गई। बारिश सुबह से हो रही है, हमारे इस कच्चे घर में पानी भर गया है। हाँ, अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर तुम्हारी मदद करता हूँ। आप ज्यादा थक गए हैं क्या? आपकी आवाज इतनी भारी हो रही है। नहीं नहीं, बस वो आते हुए जरा पैर फिसल गया तो पहाड़ी से नीचे जा पहुंचा। एक पेड़ में अटक गया था तो मैं बच गया भाई। हे भगवान, कितना बड़ा अनर्थ होने से बचा है आज। आपको ज्यादा तो लगी नहीं ना? दिखाइए दिखाइए ना मुझे। चिंता की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी इस घर से पानी बाहर निकालना ज्यादा जरूरी है, वरना हम सोएंगे कैसे। दोनों पति पत्नी पूरी रात अपने घर से पानी ही निकालते रह गए और सुबह हो गई। सुबह हो ही गई, लेकिन बारिश तो अब तक न रुकी। भाग्यवान, थोड़ी देर में सोने जा रहा हूँ। 1 घंटे बाद मुझे फिर काम पर भी जाना है। सब कुछ तो गीला हुआ पड़ा है यहाँ पर। उनके घर में लोहे का एक बक्सा था। किशन उस बक्से के ऊपर जाकर सो गया। उनके कच्चे घर की छत टपक रही थी, पानी सीधे घर के अंदर आ रहा था। इतनी बारिश में भला कोई काम पर जाता है क्या? आज मत जाइए ना। अरे अगर बारिश रोज होती रही तो क्या रोज काम पर नहीं जाऊंगा? हैं? बताओ, फिर हम खाएंगे क्या? तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो भाग्यवान, मैं समय पर लौट आऊंगा। वो मुझे आपको कुछ बताना था, आप पिता बनने वाले हैं। ये सुनकर किशन की खुशी का ठिकाना न रहा। हैं? क्या तुम सच कह रही हो? आज तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी की बात सुनाई है। तो मुझे और मेहनत करनी होगी ना। अब तो मैं पिता बनने वाला हूँ। भाग्यवान, शाम को आते हुए मिठाई लेकर आऊंगा। किशन खुशी खुशी काम पर लौट गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बारिश अपने चरम पर थी, जिसकी वजह से गांव में बहने वाली नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था। नदी की लहरें जो है काफी तेज हो गई हैं भाई, खूब ऊंची उठने लगी हैं। लगता है बाढ़ आने वाली है। राजेश, हमें गांव वालों को आगाह कर देना चाहिए, मुझे लगता है। मुखिया जी, मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको कुछ। पिछले कई सालों से इस गांव में बाढ़ का नामो निशान नहीं है, और इतनी सी बारिश से जो है आप डरिए मत, ये तो कभी भी रुक जाएगी। लेकिन आप उस बारे में सोचिए, इस गांव में खूब कारोबार फैला हुआ है मेरा और आपका भी, समझ गए? अगर गांव वालों को बाढ़ की खबर दे दी ना तो वो डर कर जो है यहाँ से चले जाएंगे, समझे? और हमारा काम ठप हो जाएगा। और अगर बाढ़ आ गई तब तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अरे तो वही तो कह रहा हूं मैं, बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन बाढ़ की खबर से जरूर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, समझे आप? और अगर बाढ़ आती भी है तब तक तो काम चलते रहने दीजिए। अगर बाढ़ आई भी तो आपका और मेरा घर तो सुरक्षित जगह पर है। 5 मंजिले घर बना हुआ है आपका, और मेरी हवेली भी कुछ कम नहीं। बाढ़ आएगी तो छत पर जाके खड़े हो जाएंगे। राजेश बाजार की तरफ निकल पड़ा। अरे गोभी कैसे रुपए किलो दी भाई तुमने? 20 रुपए किलो है साहब। अरे इन लोगों ने तो लूट मचा रखी है, लूट। इतने में ही राजेश की नजर अपने भाई किशन पर गई। वो भी बाजार में फल और सब्जी खरीद रहा था। अरे भैया आप, मैं आपके घर ही आने वाला था। अच्छा हुआ आप मुझे बाजार में ही मिल गए। क्यों भाई क्यों? क्या काम आन पड़ा तुझे जो तू मुझसे मिलने मेरे घर आने वाला था? अरे भला अपने परिवार वालों से कोई काम आने पर ही मिलता है क्या? है तुम्हारा मेरा घर जरा दूर है तो मौका लगने पर ही आ पाता हूँ।
मैं दरअसल आपको खुशखबरी सुनाने आया हूँ। राधा जो है वो माँ बनने वाली है। अगर आप और भाभी राधा से मिलने आते तो उसे अच्छा लगता। बधाई हो भाई, बधाई हो। पर जो है मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा, तो इस बात की मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ। ये लीजिए साहब आपकी 1 किलो गोभी। हाँ ये लो पैसे। अच्छा किशन, मैं चलता हूँ। राजेश वहाँ से चला गया। और कुछ ही पलों बाद फिर से बरसात शुरू हो गई। अरे बरसात फिर शुरू हो गई। घर पहुँच जाता हूँ। जैसे तैसे करके किशन अपने घर पहुँचा। आप आ गए। हमने मिट्टी से हमारे इस कच्चे मकान को कम से कम थोड़ा तो ऊंचा कर दिया ताकि पानी अंदर ना जाए, लेकिन कीड़े मकोड़े तो अभी भी नहीं रुक रहे। भाग्यवान मैं तुमसे वादा करता हूँ, हमारा आने वाला बच्चा इस घर में नहीं आएगा। उससे पहले ही मैं गांव में एक घर ले लूंगा। मैंने कुछ लोगों से बात की है, वो हमारी सहायता करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ राजेश जब अपनी पत्नी ट्विंकल को राधा के माँ बनने की खबर सुनाता है, ट्विंकल के कान से धुआं निकलने लगता है क्योंकि ट्विंकल की कोई औलाद नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। तो क्या ये सब सुन के आपके मन में प्यारे भाई के लिए प्यार उमड़ पड़ा? कल तक तो बस वही था, अब उसका बेटा भी आ जाएगा नाक में दम करने के लिए। अरे तो तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो भाग्यवान? अरे कम से कम किसी के घर में तो खुशियां आ रही हैं। थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ भाई। वो बेचारे पहाड़ी वाले कच्चे घर में रहते हैं, ऊपर से बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। उनकी देखभाल के लिए भी कोई नहीं है। तो चले जाइए ना उसकी देखभाल के लिए। भूल गए क्या कि वो कैसे हवेली पर कब्जा करने को तैयार था? वो तो मैं ना होती तो तुम्हें वो कच्चा घर मिलता। अरे बार बार ऐसी बातें बोलना बंद करो, हैं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है? राजेश वहाँ से चला गया। लेकिन ट्विंकल के मन में गुस्से की भावना तेज हो रही थी। अगले दिन वो राधा के घर जाने का फैसला करती है। ट्विंकल को अपने दरवाजे पर देखकर राधा खुशी से फूली नहीं समाई। दीदी आप यहाँ आइए, आइए अंदर आइए। कैसे आना हुआ दीदी? पहले से बहुत सुंदर लग रही हो आप। तुम्हारे भैया ने बताया मुझे कि तुम माँ बनने वाली हो। बस तो फिर ये सुनकर क्या मुझसे रहा जाता? मैं यहाँ दौड़ी आई तुम्हारे पास। तुम्हारे भैया तो कह रहे थे कि क्या जरूरत है इतना कष्ट करके पहाड़ी पर चढ़ने की, पर मैं बोली नहीं नहीं, मेरी राधा अकेली है, भला उसे मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। क्या सच में दीदी आप यहाँ आई? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से ये मावे की खीर बना के लाई हूँ। ऐसे समय में इसे खाना बहुत अच्छा होता है। ये खाने में थोड़ी सी कड़वी होती है, पर मैं वापस जाऊँ तो कहीं मेरे पीछे से खाना मत भूल जाना। तुम भूल जाओगी तो मैं अपने हाथों से ही खिला देती हूँ। ट्विंकल ने अपने हाथों से राधा को खीर खिलाई, लेकिन ऐसे समय में उल्टी आना बहुत सामान्य बात थी। खीर खाते ही राधा को उल्टी आने लगी। कुछ मेरे पेट में नहीं जा पाता, जो भी खाती हूँ उल्टी हो जाती है। आप इसे रख दीजिए दीदी, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे भैया के आने का समय हो गया है, मैं जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना, दोबारा मिलने फिर आऊंगी। ऐसा कहकर ट्विंकल वहाँ से चली गई। राधा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। किशन जब घर पहुंचा तो उसने देखा राधा खुशी से झूम रही है। अरे क्या बात है, आज तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम भी खुशी से झूमने लगोगे। दीदी आई थी हमसे मिलने के लिए और खीर भी देकर गई हैं ताकि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। है? खीर? कौन सी खीर भाई, कैसी खीर? कहीं तुमने वो खाई तो नहीं ना? लाओ मुझे दिखाओ जरा। राधा किशन को खीर दिखाती है। किशन फौरन बाहर गया।
आसपास से कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर खीर में मिला दी। देखते ही देखते खीर का रंग नीला पड़ गया। ये खीर नीली कैसे हो गई? क्या मिलाया है आपने इसमें? मैं वही तो सोच रहा था कि मेरे भाई की पत्नी इतनी मेहरबान कैसे हो सकती है। तुम्हें जानते हुए बहुत दुख होगा राधा। इस खीर में वो जहर मिलाकर लाई थी। न जाने वो जहर हमारे बच्चे के लिए था या तुम्हारे लिए। भला कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है? मैं अभी के अभी बड़े भैया के पास जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप उनके पास मत जाइए, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मुझे तो लगा कि दीदी को शायद बच्चे की बात सुनकर हमारे पुराने दिन वापस याद आ गए होंगे, लेकिन मुझे क्या पता था वो तो इसे खत्म करने आई थी। राधा रोने लगी। किशन उसे समझा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ट्विंकल को लग रहा था कि अब राधा का काम तमाम हो चुका है। वो अपने घर की कुर्सी पर बैठकर आराम से टीवी देख रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में लाइट चली गई और राजेश भी हड़बड़ी में घर में दाखिल हुआ। अरे अरे तुम यहाँ आराम से बैठी हो, टीवी देख रही हो, हैं? गांव में गजब हो रहा है। नदी का पानी अब बाहर आने लगा है। इससे पहले घर तक आए। चलो यहाँ से चलते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, इतने सालों से जब बाढ़ नहीं आई तो अब क्या आएगी? बारिश की वजह से लाइट चली गई होगी। आप आराम से धीरज रखिए। अरे मैंने कहा ना जल्दी से सामान बांधो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? हैं? कि इतने में ही गाँव वालों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये सुनकर ट्विंकल फौरन उठी और जरूरी सामान बांधने लगी, लेकिन उस जरूरी सामान में भी ट्विंकल ने सिर्फ पैसे ही बांधे थे। वो दोनों फौरन घर से निकल पड़े। उन्होंने देखा कि पानी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है और कुछ ही पलों में बाढ़ ने पूरे गांव में तबाही मचा दी। पहले पानी ने लोगों के घरों को तबाह किया, उसके बाद लोग पानी के बहाव में बहने लगे। हे भगवान, रक्षा करो, मुझे आज नहीं मरना। अगर उस दिन मैंने मुखिया जी की बात मान ली होती तो यह दिन न देखना पड़ता। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि बाढ़ आने के संकेत हैं। मैंने ही गांव वालों को भी बताने से मना कर दिया था। आज देखो मैं भी इनके साथ ही बह रहा हूँ। अब तो भगवान ही कोई मदद कर सकता है। अरे वो दोनों एक पेड़ को पकड़कर पानी का सामना कर रहे थे। जब गांव में बाढ़ आने की खबर किशन और राधा को लगी, जी, सारे पक्षी शोर मचा रहे हैं। गांव में जाकर देखिए ना क्या हो रहा है। दाई माँ बता रही थी कि गांव में बाढ़ आने के संकेत हैं, लेकिन मुखिया जी और राजेश भाई साहब ने दिलासा देकर गांव से न जाने दिया किसी को। देखिए ना जरा, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो रही। भाग्यवान, मैं उनकी मदद करने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। भूल गई कि कैसे तुम्हारे बच्चे को और तुम्हें उन्होंने मारने की कोशिश की थी। मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ने की कोशिश की थी। वो सारी बातें बाद में, प्लीज अभी हम चाहिए ना, वरना मैं चली जाऊंगी। तुम कितनी जिद्दी हो। चलो तुम अपना ख्याल रखो, मैं आता हूँ। राधा किशन को एक मोटी सी रस्सी दे देती है, जिसे लेकर किशन पहाड़ी से संभल कर समझ कर नीचे उतरा। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पहाड़ी ही बची हुई थी, पूरा गांव पानी में डूब चुका था। किशन को पहाड़ी के पास जितने भी लोग दिख रहे थे, किशन ने उन सभी को अपने पास बुलाने की कोशिश की। सुनिए, मैं सुरक्षित जगह पर हूँ। मैंने ये रस्सी एक बहुत ही मोटे पेड़ से बांध दी है। आप लोग इसे पकड़कर ऊपर आ जाइए। देखिए, डरिए नहीं, धीरे धीरे करके आ जाइए। सामान छोड़िए, पहले आप अपनी जान बचाइए। किशन की बात सुनकर महिलाएं और बच्चे रस्सी पकड़कर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी पर बचे हुए लोगों को किशन किसी भगवान के फरिश्ते की तरह लग रहा था। ट्विंकल ने जब देखा ढेर सारे लोग पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं, वो अपने पति से बोल पड़ी। जी सुनिए ना, अभी कोई मदद नहीं आई है। लोग ना पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। हम भी कैसे भी करके पहाड़ी पर पहुंचते हैं, वहाँ तक पानी नहीं जा सकता। पानी का बहाव इतना था कि पेड़ को छोड़ पाना नामुमकिन था। वो लोग फंसे रहे। भाग्यवान लग रहा है,
अब मुझ में इस पेड़ को पकड़ने की शक्ति नहीं बची। कुछ ही पलों में ये पेड़ भी बह जाएगा। ये हमारा आखिरी समय है। कि इतने में ही उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। आवाज किशन की थी, जो एक रस्सी में पत्थर बांधकर अपने भाई और भाभी की तरफ फेंक रहा था। भैया, मैं आपके पास ये रस्सी फेंक रहा हूँ, इसे जोर से पकड़कर मेरे पास आइए। राजेश और ट्विंकल ने जरा भी देर नहीं की। उन दोनों ने वो रस्सी पकड़ ली, लेकिन पानी के बहाव की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। किशन अपनी पूरी ताकत से वो रस्सी खींचता है और जैसे तैसे करके अपने भैया भाभी को पहाड़ पर सुरक्षित जगह पर ले आता है। वो लोग अपनी आंखों से गांव का खौफनाक मंजर देख रहे थे। आसमान में घनघोर काले बादल पूरे गांव में पानी पानी फैला रहे थे और सब कुछ डूबा चुके थे। अगर तुम समय पर नहीं आते तो न जाने हमारा क्या होता। अरे किशन, अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे तुमने हम सबकी जान बचाई है। अरे आप लोग अपना ध्यान रखिए, मेरी पत्नी अकेली है, मुझे उसके पास जाना होगा। अगर आपको कोई भी बहता हुआ नजर आए तो ये रही रस्सी, उसकी मदद जरूर करना। किशन ने ट्विंकल की ओर देखा। ट्विंकल की नजरें शर्म से झुकी हुई थीं। ट्विंकल के हाथ में एक थैला था जो पैसों से भरा हुआ था, लेकिन पानी में वो सब कुछ भीग गया था। मेरे पैसे तो पानी में भीग गए। मैंने जब तुमसे कहा कि जरूरी सामान बांध लो तो तुमने खाने का नहीं बल्कि पैसे बांधे थे। मरने के बाद पैसों को अपने साथ छाती पे चिपका के लेके जाना तुम। किशन ने ये सब देखकर चुपचाप वहाँ से जाने का फैसला किया। तभी राजेश बोल पड़ा। किशन मेरे भाई, मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछ पाया। अब क्या राधा ठीक है? आप तो उसके बारे में मत ही पूछिए भाई साहब। वो इतनी अच्छी है कि आपके वो सब करने के बाद भी उसने मुझे आपकी मदद के लिए यहाँ भेजा। समझ रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं समझे आप? पूछिए अपनी पत्नी से कि उन्होंने खीर में जहर क्यों मिलाया था। क्या वो मेरी पत्नी को मारना चाहती थी? पहले ही हम बहुत कष्ट में जी रहे हैं, क्या थोड़ी सी खुशियां आप लोगों से देखी नहीं जा रही? मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। आप लोग यहाँ सुरक्षित बच गए हैं, मेरा काम पूरा हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर अब किशन अपने घर लौट पड़ा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सुन रहा हूँ मैं? ये है एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ भला तुम ऐसे कैसे कर सकती हो भाई? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। न जाने किस घड़ी में मैंने तुमसे शादी की थी। आज मेरे देवता जैसे भाई ने मेरी जान बचाई है। वो अपनी पत्नी को उस हाल में छोड़कर सिर्फ मेरे लिए यहाँ अपनी जान दांव पर लगाने आया था। हे भगवान, इतने सालों से मैं क्या करता रहा। मैं जा रहा हूँ उसके पास। मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। राधा के पैरों में गिरकर मुझे उससे माफी मांगनी है। स्वार्थ में मैं इतनी अंधी हो गई कि मुझे उसके होने वाले बच्चों की खुशियाँ भी नजर नहीं आई। ट्विंकल अपने पति के सामने बहुत रोई और गिड़गिड़ाई, जिसके बाद वो दोनों पहाड़ी वाले कच्चे घर पर जा पहुंचे। भाई साहब, दीदी, आप दोनों यहाँ अंदर आइए ना। भीग गए हैं आप लोग पूरी तरह से। जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। लीजिए, अंदर आइए। इतना कुछ होने के बाद भी राधा की दरिया दिली देखकर ट्विंकल की आंखें शर्म से भर गईं। राधा, तुम बहुत अच्छी है। 7 जन्म में भी मैं तेरे जैसी न बन पाऊंगी। मुझे माफ कर दे। अपनी दीदी को माफ कर देगी ना तू? कैसी बातें कर रही हैं आप? किस बात की माफी मांग रही हैं आप दीदी? मैं तो बिल्कुल सही सलामत हूँ। ये सुनकर ट्विंकल राधा के पैरों में गिर गई। खुद पर बहुत शर्म आ रही है मुझे, पर आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तेरी बहुत देखभाल करूंगी। ये बच्चा सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी है। मेरे भाई, तुम इतने कष्ट में यहाँ जी रहे थे और मैं नालायक वहाँ हवेली में। मैंने कभी तुम्हारे दुखों की तरफ देखा भी नहीं मेरे भाई। न यहाँ पर बिजली है, न कोई सुविधा है। चलो आज से तुम मेरे साथ हवेली में रहोगे। चलो। किस हवेली की बातें कर रहे हो भैया आप? वो हवेली, अब तक तो बाढ़ में उस हवेली की ईंटें तक बह गई होंगी। नजर उठाकर देखिए, कुछ भी नहीं बचा। पूरा का पूरा गांव तबाह हो चुका है।
आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपने जो कुछ भी कमाया वो सब दोबारा हासिल कर लीजिएगा। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से माफी मांगू, किस मुंह से। भैया, भाभी, राधा ने आपको माफ कर दिया है, तो भला राधा के आगे मैं कौन होता हूं आपसे नाराज रहने वाला। आप लोग जब तक चाहे हमारे इस कच्चे घर में रह सकते हैं। हाँ, हवेली जैसी सुविधाएं तो नहीं मिलेंगी, पर हाँ, शांति और खुशी से जीवन जरूर जिया जा सकता है। पूरी जिंदगी मैं तुझसे बस नफरत ही करता रहा रे। लेकिन तू तो देवता है, देवता। हम सब मिलकर इस छोटे से घर में रहेंगे और धीरे धीरे इस घर को बहुत सुंदर बनाएंगे। लेकिन उससे पहले पहाड़ी के रास्ते को ठीक करना होगा। वो मिट्टी का कच्चा रास्ता पत्थरों से भरना होगा। मैं कितनी जिद किया करती थी कि गांव में घर लेते हैं, लेकिन देखिए ना, हमारा पूरा परिवार तो हमारे इस छोटे से गरीब के कच्चे घर में रहने आ गया। अब ये घर स्वर्ग से कम नहीं। और उनके जीवन में खुशियां पहले की तरह लौट आई। समय बाद राधा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जिसे ट्विंकल अपने सीने से लगाकर रखती थी। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।